नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। अगर किसी का जन्म समय 11:40 है तो 11:40 के बजाय वो 45 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। तो अगर जन्म समय में 2-4-5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, हालांकि फलादेश में कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, लेकिन वर्ग कुंडलियों में कुछ अंतर आएगा। तो इसे हम कैसे फिक्स करें, ये एक बहुत ही रोचक सूत्र है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को लेकर के एक पूरा जन्म समय संशोधन को लेकर के एक पूरा मैं अलग से कोर्स बना रहा हूँ। उस पे मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, लगा हूँ। इस तो ढेर सारी वर्ग कुंडलियां हैं हमारी। लग्न सभी कुंडलियों का रिजल्ट लेता है, रिसीवर हमारा लग्न ही है। अगर कोई चीज लग्न कुंडली में प्रॉमिसिंग है तो वो वर्ग में नहीं होगा तो भी मिल जाए, लेकिन अगर लग्न में नहीं है तो वर्ग के प्रॉमिसिंग से सिर्फ मिलने वाला नहीं है। जन्म समय संशोधन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी। एक तो हमारी लग्न कुंडली, दूसरा एक कुंडली होती है चतुर्विशांश कुंडली। नोट कर लीजिए सब लोग। अगर हमारे जन्म समय में 5 से 10 मिनट का अंतर आ रहा है तो उसे सही करने का यह तरीका है। चतुर्विशांश कुंडली की हमें जरूरत पड़ेगी। इसको कैसे करेंगे, मैं ये करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुंडली शेयर करता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे मैं एक चार्ट ले लेता हूँ, पहले अपनी ही कुंडली पे मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि किसकी लूं किसकी ना लूं तो आप लोग अपने लिए स्वयं प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, मेरा भी जन्म का जो समय था वो भी कंफ्यूजिंग था। माता पिता को इतना पता था, इतना बताया गया 11:30 से 12 के बीच में, तो वो 12 के करीब में लगभग सिंह लगन हो जाता था। कर्क लगन की कुंडली है। इसमें करना कैसे क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते हुए चलेंगे। इसमें हमें प्रयोग करना होता है जेमिनी ज्योतिष का एक सूत्र। जेमिनी ज्योतिष जो होती है, इसमें मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। आपकी जो जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली के ऊपर या नीचे कहीं पर ग्रहों के राशियां लिखी होती हैं। ग्रहों की राशियां लिखी रहेंगी, कौन सा ग्रह कितने अंश का है ये मेंशन रहता है। जो ग्रह सबसे अधिक अंशों का होता है, नोट करिए, जो ग्रह सबसे अधिक अंश का होता है उसे आत्म कारक बोलते हैं। दूसरा, सबसे अधिक अंश वाला आत्म कारक, उससे कम अंश वाला जो है उसे अमात्य कारक, फिर उससे कम जिसकी डिग्री होगी जिस ग्रह की उसे भातृकारक बोलेंगे, उससे कम अंश वाला जो होगा उसे मातृकारक बोलेंगे। अपने हिसाब से बाद में नोट्स तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर शुरू कैसे हो रहा, सबसे अधिक अंश वाले ग्रह से। पहले नंबर पे जो अंशों में, इसमें नोट वही लिख लीजिए, राहु केतु को नहीं लेते हैं। राहु केतु को किसी कारक में नहीं जोड़ेंगे, 7 कारक होते हैं। जैसे राहु की मान लीजिए डिग्री सबसे अधिक है तो हम उसे आत्मकारक नहीं मानेंगे। इसमें सिर्फ 7 प्लैनेट्स हमारे आएंगे, सिर्फ राहु केतु इंक्लूड नहीं रहेंगे। आत्मकारक से कम अंश वाला जो होगा अमात्य कारक, अमात्य कारक से कम अंशों वाला ग्रह भातृकारक, मातृकारक से कम अंश वाला ग्रह पुत्र कारक, पुत्र कारक से कम अंशों वाला ग्रह ज्ञाति कारक, ज्ञा फॉर ज्ञानी, ज्ञाति कारक, और 7 प्लैनेट में जो सबसे कम अंश वाला होगा उसे दारा कारक बोलेंगे। 7 कारक हमें मिले आत्म कारक। इससे व्यक्ति के जो है आत्मा
और व्यक्ति के शरीर का विचार होता है आत्म कारक से। हमें यहाँ पर सिर्फ मातृ कारक की जरूरत है, लेकिन मैं लिखा रहा हूं तो सब शॉर्ट में बता देता हूँ। जेमिनी ज्योतिष में जो जरूरी चीज है सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा। केपी से भी कुछ जरूरी चीजें जोड़ के फिर वैदिक को कंप्लीट किया गया है। आत्म कारक ग्रह से व्यक्ति के स्वयं का विचार, आत्मा का विचार, भौतिक स्वरूप का विचार हो जाएगा। अमात्य कारक जो है यानी आत्म कारक से कम वाला ग्रह जो होता है, उसमें व्यक्ति के कर्म आदि का विचार होता है, सामाजिक स्थिति का विचार होता है। यानी जो आत्म कारक है वह राजा है और अमात्य कारक जो है उसका मंत्री है। तीसरा कारक जो भातृ कारक है, इससे भाई बहनों का विचार होगा, नाम से ही स्पष्ट है। मातृ कारक जो है नाम से स्पष्ट है, मातृ कारक माता और चतुर्थ भाव से जिन चीजों का विचार होता है, घर गाड़ी का। पुत्र कारक से भी स्पष्ट है, पुत्र का विचार होगा। ज्ञाति कारक से दुख और अरिष्ट, रोग, यानी व्यक्ति के दुखों का विचार ज्ञाति कारक से होता है। और जो दारा कारक है उससे जीवन साथी का विचार होता है। इसमें आपको एक चीज मिला, मातृकारक। हमें यही ग्रह चाहिए कुंडली में। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कुंडली में जन्म समय संशोधन के लिए कि थोड़े समय के लिए अगर जन्म समय में कोई दिक्कत है तो हम उसे कैसे सुधार कर सकते हैं, उसके लिए हमें मातृकारक की जरूरत है। अभी मैं यहाँ पे आपको ग्रहों का अंश दिखाने के लिए सामने कुंडली खोला हुआ हूँ। देखिए, इधर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1988 11:45 बस्ती। 11:45 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने इसका रेक्टिफिकेशन कर लिया है, क्योंकि इसमें 11:30 से 12 का समय दिया गया था। ये मैंने कैसे किया ये मैं बताऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले आप यह देखिए, जो मैंने कारक बताए हैं निकालना अभी, उसमें आपको मातृ कारक निकालना है। सीधा सा फार्मूला है, राहु केतु को छोड़कर शेष अन्य 7 ग्रहों में, राहु केतु को छोड़कर शेष 7 अन्य ग्रहों में वह ग्रह हमें लेना है जो राशि, जो अंशों के हिसाब से चतुर्थ नंबर पर हो, चौथे नंबर का ग्रह जिसका अंश सबसे अधिक हो। अब इसी कुंडली में आप यहाँ पर देखिए, इस कुंडली में सूर्य जो है 28 डिग्री का है, मंगल जो है 29 डिग्री का है, गुरु जो है 21 डिग्री का है। तो इसमें आत्म कारक ग्रह कौन सा हुआ? जो सबसे अधिक डिग्री का है वह कौन सा है? मंगल। मंगल। ये आत्म कारक हो गया। आत्म कारक के बाद अमात्य कारक होगा जिसकी डिग्री शुक्र। उससे कम होगी। कौन होगा? सूर्य। सूर्य जी। अमात्य कारक पे कौन आएगा? सूर्य जी। आएगा ना, 28 सूर्य डिग्री का है। सूर्य जी। फिर अमात्य कारक के बाद जो तीसरे नंबर का प्लैनेट होगा डिग्रिकली, वो क्यों कौन हो जाएगा? भातृकारक। तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है? गुरु है 21 डिग्री का। जी। गुरु है ना। जी जी। पहले नंबर पे डिग्री वाइज मंगल बली है, फिर सूर्य का नंबर आता है, फिर उसके बाद गुरु। चौथे नंबर पे कौन आएगा? बुध। 21 डिग्री के बाद सबसे कम डिग्री बुध की है, फिर अन्य ग्रहों की है। तो बुध इस कुंडली में क्या हो गया है? मातृकारक हो गया। मातृकारक। उम्मीद है मातृकारक निकालना आपको आ गया होगा सभी लोगों को। करना क्या है, अच्छा, इसमें आपको न किसी अच्छे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारा जो मातृकारक ग्रह हुआ है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। मातृकारक ग्रह कौन सा हुआ है? बुध। अब सूत्र सुनिए बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान सा सूत्र है। अगर उस मातृकारक ग्रह का संबंध चतुर्विशांश कुंडली में पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी के साथ होगा तो वह आपका जन्म समय सही है। जैमिनी ज्योतिष के अनुसार मातृकारक, अच्छा, पराशरी में मातृकारक कौन है? चंद्रमा है माता का कारक, वो तो हमेशा फिक्स है, उसे नहीं लेना है चंद्रमा को।
यहाँ डिग्रिकली अलग सिस्टम है, जेमिनी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। नहीं तो आप चंद्रमा का मिलान करने चले जाइए। चंद्रमा भी हो सकता है, अगर चंद्रमा की डिग्री चौथे पोजीशन पे पड़ेगी तो वो भी मातृकारक होगा। जेमिनी ज्योतिष के अनुसार वह ग्रह जो डिग्री वाइज चौथे नंबर पर सबसे अधिक हो, अधिक अंशों पर हो, चौथे नंबर पर अधिक अंशों पर हो, वह मातृकारक होता है। और ऐसे मातृकारक ग्रह और ऐसे मातृकारक ग्रह का संबंध चतुर्विशांश कुंडली में, जो आप लोगों को पीडीएफ भेजा जाता है कंसल्टिंग के बाद, वो एकदम ट्रस्टेड है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उसके सभी वर्ग कुंडलियां अच्छी हैं, मतलब गणित सही है। चतुर्विशांश कुंडली के पंचम भाव या पंचमेश से, पंचम भाव या पंचमेश से जिस समय पर मैच हो जाए वही जन्म समय ग्रहण करना चाहिए, वही जन्म समय सही है। अभी जो आपके सामने उदाहरण कुंडली है इसी को आप देखेंगे तो हमारा बुध मातृकारक हुआ, और ये चतुर्विशांश कुंडली में बुध का संबंध पंचम भाव से है। आप अगर 11:40 कर देंगे हम इसी समय को तो बुध का संबंध खत्म हो जाता है पंचम भाव से। तो इस प्रकार से हमको ये पता चला। अच्छा, जब हम 11:55 चले जाते हैं तो लगन सिंह हो जाती है। तो अगर किसी का जन्म ऐसे समय में हुआ है जब मिनट 2 मिनट के भीतर लगन बदल रहा होगा तो उसकी प्रोसेसिंग अलग है। इसमें 4 प्रकार से अप्लाई होगा। एक तो तब डिसाइड करना जब लगन ही बदल रहा हो उसी जन्म के समय में। दूसरा, लगन ना बदल रहा हो फिर भी हमें रेक्टिफिकेट करना हो कि हाँ 2, 4, 5 मिनट के भीतर में कितना सुधार कर सकते हैं। दूसरा, तीसरी जो प्रक्रिया है, 2 मैंने बताया, तीसरी प्रक्रिया जब जन्म समय में 20 से 30 मिनट का अंतर हो। चौथा जो रेक्टिफिकेशन है अगर जन्म समय में 3 घंटे का डिफरेंस हो। तो इन सब का पूरा मैं बना रहा हूं, अभी मटेरियल लिख रहा हूं, 1 दिन का और काम बचा हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी विधि रेक्टिफिकेशन की बताई है। वो जब पूरा मटेरियल बन जाएगा, बुक बन जाएगा, उसका अलग से कोर्स बनेगा, पब्लिश होगा, उसे आप लोग खरीद लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक चतुर्विशांश वाला सूत्र बताया जो कि आमतौर पे जन्म समय को रेक्टिफिकेट करेगा। अब यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को अपना जन्म का समय मालूम ही नहीं है, सुबह दोपहर शाम रात्रि कब का सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मालूम है, तब रेक्टिफिकेट नहीं हो पाएगा। तब रेक्टिफिकेट करने में 3-4 दिन का समय लगेगा। हर दिन व्यक्ति 5-6 घंटे बैठे 3-4 दिन लगाए तो उतना करने वाला कौन, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है ना। अगर 2 से 3 घंटे का अंतर है तो यहाँ तक तो सिस्टम है। अगर कोई बोले शाम के समय है 3 से 6, रात्रि को 6 से 9, 9 से 12, ये सब हो जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा वह इतना समय बताए जिसमें 2 से 3 लगन चेंज हो रहे हो। जब उसने कह दिया समय मालूम ही नहीं है, तब बताइए समय ना मालूम होने में तो 12 लगन चेंज होंगे ना। तो उतना गुणा गणित बहुत श्रम साध्य हो जाएगा। तो ये एक चीज बताना था, ये आपको समझ में आ गई। इसी से जुड़ा एक छोटा सा और रोचक चीज बता देता हूँ आप, मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें अभी बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे जो आपको आगे मिलेंगे जब वो तैयार हो जाएगा हमारा बुक। अभी उसको तो हम लेखन कर रहे हैं, 2-4 दिन का समय और लगेगा। एक चीज और बड़ी रोचक चीज मैं बताता हूँ। देखिए, ये तो जन्म समय का संशोधन का एक मैंने फार्मूला दिया, एक फार्मूला और दे रहा। किसी व्यक्ति का जब विवाह हुआ हो, लोग कहते हैं ना कि विवाह के समय से मिला के रेक्टिफिकेट कर दीजिए, बच्चे के समय के से मिला के, ऐसे बहुत सारे लोग भेजेंगे और कहेंगे कि मेरा विवाह इस साल हुआ था, बच्चा इस साल हुआ था, नौकरी इस साल लगी थी। 3 चीजें दे देंगे आपको, या और भी चीजें दे देंगे, इस साल में बीमार हुआ था, इस साल मैंने कार ली थी।
तो इन 2-3 घटनाओं का कैसे मिलान करते हैं? वीरेंद्र जी, बहुत रोचक चीज है, जब सीखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये भी मतलब आज मैं तो सिर्फ, आप समझ लीजिए, सिर्फ मैं टेलर दिखा रहा हूँ। इसमें पिक्चर स्टेप बाय स्टेप शुरू होके जब जाता है तो और आनंद आता है, लेकिन मैं यहाँ पे विवाह का समय मैच करना सिखा रहा हूँ। अगर आपका जन्म समय सही है, अगर जन्म समय सही है तो विवाह, बच्चे और नौकरी का समय भी आपका मैच करेगा गौरव जी। और अगर सही नहीं है तो मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसी कुंडली पे मैं मई 2013 में, मई में विवाह हुआ था। अब जरा इधर देखिएगा सब लोग, मई 2013 में विवाह हुआ। अब इस विवाह को मिलाना है। विवाह वाली कुंडली कौन सी होती है? नौमांस। वर्ग कुंडली में विवाह वाली कुंडली कौन सी है? नौमांस। वर्ग कुंडली का वीडियो बनाया, आधे से ज्यादा लोग देखे नहीं है, तो उनको ये नहीं पता चल पाएगा किस वर्ग कुंडली से क्या देखते हैं। हालांकि जब हम लोग विश्लेषण करना शुरू करेंगे उस समय मैं वर्ग कुंडलियों पर भी बोलूंगा, और जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं समझ पाए हैं, वही सुनते सुनते आ जाएगा। 2013 में मई में विवाह हुआ था। जिस समय जातक का विवाह हुआ है उस समय कौन सी दशा चल रही थी, ये नोट कर लीजिए। जातक का विवाह जिस समय हुआ है उस समय कौन सी दशा चल रही थी, यह नोट कर लीजिए। दशा मतलब अंतरदशा, महादशा नहीं, अंतरदशा। जातक का विवाह जब हुआ उस समय जो अंतरदशा चल रही थी, उस अंतरदशा को नोट कर लीजिए। जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है उसे नोट कर लीजिए। वह ग्रह नौमांस कुंडली में, वह ग्रह नौमांस कुंडली में लगन पंचम सप्तम, लगन पंचम सप्तम या एकादश भाव में होना चाहिए। भाव में होना चाहिए या इन भाव के स्वामियों से संबंध होना चाहिए। तो वह जो समय है व्यक्ति के जन्म का लगभग लगभग सही होता है, अगर ये चीज जिस समय पे मिल रही हो। अभी उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए देखिए इधर, क्या मैं बोला कि मेरा विवाह हुआ था मई 2013 में। तो इधर अगर आप देखते हैं तो आपको यह मिलेगा। इधर देखिए, मई 2013 में हुआ, यानी उस समय शनि की जो अंतरदशा चल रही थी, अंतरदशा उस समय शनि की थी। यहाँ देखिए 28 अगस्त 2011 से 7 मई 2014 तक हमारी शनि की अंतरदशा थी। और विवाह जब हुआ है वह अंतरदशा यही शनि की है, 11 से 14 तक है, और मई 2013 में हुआ तो शनि की ही अंतरदशा पड़ी। जिसकी अंतरदशा में विवाह हुआ वह ग्रह नौमांस कुंडली के लग्न से, ये नौमांस कुंडली इधर मैंने ली है, अभी चतुर्विशांश सिखाया था, ये ऊपर था, अब ये नौमांस यहाँ है। जिसकी अंतरदशा थी वह लग्न में या लग्नेश से, लग्न लग्नेश नौमांस कुंडली के पंचम पंचमेश सप्तम भाव या सातवें भाव के स्वामी, सातवें भाव के स्वामी को क्या कहेंगे? सप्तमेश। पांचवें भाव के स्वामी को क्या कहेंगे? पंचमेश। एकादश भाव में हो या एकादश भाव के स्वामी के साथ उसका संबंध हो। संबंध मतलब उसके साथ में हो या दोनों एक दूसरे पे दृष्टि डालें। दृष्टि संबंध होता है, युति संबंध होता है, संबंधों के बारे में बताया गया है पहले भी। तो नौमांस कुंडली में शनि कहाँ बैठा है? चतुर्थ भाव में बैठा है। और इसने संबंध किसके साथ बना लिया है? सप्तमेश के साथ संबंध इसका बना हुआ है। सप्तमेश बुध के साथ ही तो यहाँ बैठा है। सूत्र क्या है? लगन में, पंचम में, सप्तम में या एकादश में हो या इन भावों के स्वामियों के साथ संबंध बनाता हो। और वैसे भी लगन कुंडली में देखेंगे तो शनि सप्तमेश भी है, वैसे भी विवाह कराने का कारक है। तो शनि की अंतरदशा में विवाह हुआ। ये सिर्फ
एक पॉइंट है। अभी इसी में जानते हैं क्या क्या मिलान होता है। जातक का पहला बच्चा कब हुआ उसको भी मिलाएंगे, फिर नौकरी भी मिला लेंगे, ऐसे 4-5 चीजें मिलाएंगे और जहां सब कुछ मिल जाएंगी वही समय सही। तो ये आपकी एक और विधि मैंने बताई, एक चतुर्विशांश मिलाइएगा, इसको भी मैच करिएगा। ये वाला जो विधि मैंने बताया है ये लगभग 20 मिनट का अंतर हो तब भी काम करेगा। अगर किसी ने कहा 11 11:30 से लेकर के 11:50 तक 55 तक है तब ये वाली विधि मिला लीजिए। और जो चतुर्विशांश वाला था वो 5 मिनट से लेकर के 8 मिनट तक चलेगा। ये दो चीजें समझ में आपको आई। और ऐसे अन्य सारी कुंडलियों पर यहाँ पे देखिए सब लोग, मैं चार्ट चेंज कर रहा हूँ। चतुर्विशांश है, नवमांश है, यही बड़े में चेंज कर दे रहा हूँ। देखिए वर्ग कुंडली में अभी हम चलते हैं आपको लेके सप्तमांश पे। ये सप्तमांश कुंडली है, इधर दी हुई है दशाएं। मैं दूसरा सूत्र इसी में और बता रहा हूं ताकि आपको और भी अच्छा लगे। मेरी जो पहली संतान हुई थी मार्च 2015 में हुई थी। आप अपने में भी मिलाएंगे, रेक्टिफिकेशन करके मिलेगा। ये रेक्टिफिकेशन का तरीका ही है। मार्च 2015 में पहली संतान हुई। आपको यह नोट करना है, अगर आप संतान से मिलाना चाहते हैं, जिस समय लिखिए, जिस समय जातक की पहली संतान हुई, जिस समय जातक की पहली संतान हुई उस समय जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, उस समय जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, उस ग्रह का संबंध सप्तमांश कुंडली में, उस ग्रह का संबंध सप्तमांश कुंडली में लग्न पंचम, लग्न पंचम एकादश भाव या भावेश से होना चाहिए। ये चीज भी जिस समय पर मिल जाएगा वो समय सही मानिएगा कि हाँ इतने बजे जन्म है। आगे इसी को अगर रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे ना तो दशा का विश्लेषण करना आ जाएगा। मान लीजिए किसी का जन्म समय आपको सही पता है और आप दशा देख रहे हैं। मान लीजिए अभी संतान हमारे नहीं हुई है, ठीक, विवाह हो गया है, संतान नहीं हुई है, और ये जो मैं बता रहा हूं ये सब आप जान रहे हैं। तो क्या करेंगे, अभी मैंने सूत्र में बताया कि शुक्र जो है, यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे, शुक्र दिसंबर 2015 तक ये था, अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2015 तक था। अब संतान के विषय में बात करनी है तो अभी मैंने 3 भाव आपको लिखाए कि सप्तमांश कुंडली में शुक्र, शुक्र नहीं, सप्तमांश कुंडली में जो ग्रह बैठा हो लगन में, जो ग्रह हो पंचम में या एकादश में, इन भावों में हो या इन भाव के स्वामियों के साथ युति करता हो, संबंध बनाता हो, उसकी दशा में संतान होगी। तो यहाँ पर देखिए जो शुक्र है यह लगन में बैठा है कि नहीं बैठा है। जिसकी महादशा थी मार्च 2015 में पहली संतान हुई, मार्च 2015 में किसकी अंतर्दशा है, शुक्र की। और सूत्र के अनुसार उस शुक्र का संबंध लग्न, लग्नेश सप्तमांश कुंडली में पंचम, पंचमेश, एकादश या एकादशेश से हो जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। अब ऐसे आप किसी की कुंडली देखिए, सप्तमांश कुंडली में लग्न, पंचम और एकादश भाव में कोई ग्रह बैठा हो, मतलब यहाँ भी पीड़ित वगैरह देखेंगे। अगर वही शुक्र नीच का होता ना तो संतान होती, लेकिन गर्भ खराब होने का संशय रहता या कोई ना कोई दिक्कत रहती। अब आगे एक बात और बताएंगे स्पेशल, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इतना ही इसमें है, पूरा आपको मिलेगा बड़े अलग से, इसके पीडीएफ में अलग से इसका वीडियोस वगैरह फुल A to Z स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। आज आप लोगों को अगर किसी का 4, 6, 10 मिनट का अंतर है तो कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने बता दिया है। देखिए सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होता है, नोट कर लीजिए। पहली संतान का विचार होगा पंचम भाव से, दूसरी संतान का विचार सप्तम भाव से। सप्तमांश कुंडली में लगन में नहीं देखना है, लगन कुंडली में तो संतान का विचार चाहे एक रहे चाहे 1 दर्जन रहे, पंचम भाव से ही होगा।
एक दर्जन के नाम पे बहुत से लोग हंसते हैं। मनोरंजन जी, पहली संतान का विचार पंचम से, दूसरी का विचार सप्तमांश के सप्तम से, तीसरी का नवम से। इसी प्रकार जितने संतान देखना हो एक भाव छोड़ के बढ़ेंगे। वैसे आज के समय में तो 2 ही संतान सब कर रहे हैं, बहुत हुआ तो 3 हुआ, यानी 9वें भाव से आगे जाने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। पहली संतान जातक की, फिर दूसरी, तीसरी, पंचम, सप्तम, नवम, इसमें से जो भाव अच्छा होगा, जैसे कुंडली का विश्लेषण करते हैं आप, लगन कुंडली का जैसे जो विश्लेषण करना सिखाया गया है, उसी प्रकार से अगर पंचम भाव या पंचमेश अच्छा हो तो पहली संतान की ग्रोथ अच्छी रहेगी, ठीक ठाक रहेगा। सप्तम भाव, सप्तमांश कुंडली का सप्तम भाव ठीक ठाक है, विश्लेषण अच्छा आ रहा है, तो दूसरी संतान भी अच्छी रहेगी, अच्छी तरक्की करेगी, सुखी रहेगी। जैसे नवम भाव में भी देख लेते हैं। अब एक सवाल और जो उठता है उस पे चर्चा कर लेते हैं, विवाह को लेकर के, कि पहला विवाह और दूसरा विवाह आता है ना सवाल, उस पे भी चलते हैं। सबको पता है पहला विवाह सप्तम भाव से देखा जाएगा, ये हमारा सप्तम भाव है पहले विवाह का। वास्तव में अगर सही अर्थ में देखा जाए ना, तो आधुनिक समय में पहला, दूसरा, तीसरा तो हो रहा है। जो हम कानूनी प्रक्रिया से दस्तखत करके कोर्ट के माध्यम से अलग हो रहे हैं, वह वास्तव में विवाह टूट नहीं रहा, सिर्फ एक कानून की प्रक्रिया छूट रही है कि हाँ तुम मेरे कारण तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत ना है, तुम्हारे कारण मेरे ऊपर। मान्यता तो यही है कि एक बार विवाह हुआ तो पति वही हमेशा जीवन भर रहेगा, वो आप डाइवोर्स लीजिए चाहे जो करिए। डाइवोर्स हो गया, बच्चा चला गया, किसी माता के साथ गया, पिता के साथ नहीं गया, तो ऐसा नहीं है कि अब आप विवाह करिए या कहीं कुछ भी धार्मिक आयोजन करिए और ये कहिए अब हमारा डाइवोर्स हो गया है तो अब ये बच्चे का पिता का नाम भी नहीं चलेगा। चाहे जो करिए, है पिता वही ना, उसको बदल पाएंगे कानूनी प्रक्रिया से? विवाह तो यही भाव कराएगा, 7वां भाव ही कराएगा। पहले पति का स्वभाव या पहली पत्नी का स्वभाव, नेचर, ये सब हम देखेंगे 7th हाउस से। लेकिन अगर रीमैरिज हो रही है, रीमैरिज के भी 2 कारण होते हैं, एक तो डाइवोर्स होता है और कुछ केसेस में होता है जीवन साथी का असमय छोड़ के चला जाना, तब भी रीमैरिज के चांसेस बनते हैं। तो ये जो हमारा 2nd हाउस है ना, इससे हम अपने 2nd लाइफ पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव से द्वितीय विवाह के पार्टनर का स्वभाव बताता। जिनको पहली मैरिज, जो लोग डाइवोर्स कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं दूसरा करके सुखी हो लेंगे, हालांकि जो विवाह में पहली बार में नहीं सुखी हुआ है कैलाश जी, वो दूसरे में कैसे हो जाएगा? ये एक बार डांट फटकार खा करके नहीं तृप्त हुआ है एक से, तो दूसरे से क्या होगा? ये जो द्वितीय भाव है, ये हमारे रीमैरिज में जो हमारा पार्टनर होगा उसका स्वभाव, नेचर, स्टेटस को बताएगा। अब अगर किसी का 2nd हाउस भी वीक होगा तो जो द्वितीय विवाह होगा ना, तो जिस कलह या जिस परेशानी, जिस चीज को छोड़ के गए हैं वही चीज पुनः प्राप्त होने जा रहा है। मान लीजिए सप्तम पीड़ित था, ठीक है, सप्तम खराब था बहुत, तो अगर यह केस हुआ कि भाई दोनों में से किसी एक का डेथ हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं है, बढ़ना ही आगे है। लाइफ पार्टनर की जरूरत तो उम्र बढ़ने पर ही पता चलती है। द्वितीय भाव में जो ग्रह होगा, द्वितीय भाव का जो स्वामी होगा, वह और उसकी अंतरदशा विवाह कराने में सक्षम है द्वितीय विवाह के लिए। ये तो मैंने बताया स्वरूप स्वभाव कैसे देखना है द्वितीय विवाह में, द्वितीय भाव से। लेकिन विवाह कौन सा ग्रह कराएगा? विवाह कराएगा द्वितीय भाव में जो ग्रह होगा, स्वामी होगा, वह भी, और जो सप्तम भाव में ग्रह होगा, स्वामी होगा, वह भी विवाह कराएगा।
द्वितीय विवाह के लिए भी सप्तम भाव जिम्मेदार है, क्योंकि ये द्वितीय भाव सिर्फ द्वितीय जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्टेटस है, लेकिन उस विवाह के बाद जो सुख मिलना है दाम्पत्य का, उसका भाव हमेशा यही रहेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये एक चीज हो गया। ठीक, रीमैरिज के बारे में कोई सवाल करे? सप्तम सप्तमेश द्वितीय द्वितीयेश की दशा अंतरदशा देखी जा सकती है। द्वितीय विवाह में स्टेटस देखना जीवन साथी का, तो द्वितीय भाव, द्वितीय विवाह द्वितीय भाव ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, दोनों जगह द्वितीय द्वितीय है। जब तृतीय हो जाएगा तब क्या करेंगे? बहुत से लोगों का 3 विवाह भी होता है, 4 भी होता है, ऐसी ऐसी है कुछ हॉरोस्कोप्स हैं हमारे संकलन में। विवाह पे विवाह मतलब कुछ ग्रहों का खेल समझिए, कुछ लोगों का एक विवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का विवाह हुआ है, वो अलग होना चाह रहे हैं, वो नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों का अलग हुआ, द्वितीय विवाह हो ही नहीं पा रहा है। और अभी तक मैंने कम से कम 10-12 कुंडलियां ऐसी देखी हैं जहां विवाह किए और जितना विवाह टूटता गया उतनी शादियां होती गई। 7-8 विवाह वाले लोगों की कुंडली हमने देखी है। तो अगला विवाह कहाँ से देखेंगे? जैसे इसको हमने क्या लिया, सप्तम भाव से। ये कौन सा भाव है? अष्टम। द्वितीय भाव जो है सप्तम से क्या हुआ? अष्टम। अब इसी भाव से अष्टम पे चले जाइए, यहाँ आ जाइए, फिर आगे जाना हो तो इसी से अष्टम। एक सीक्वेंस होता है ज्योतिष में। देखिए ये सीक्वेंस यही बैठेगा, अब इसी पे घूमता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पूरा ब्रह्मांड गोल है, घूम रहा है। सर्दी के बाद, गर्मी के बाद फिर वापस घूम के सर्दी आएगी ही आएगी। तो ऐसे जब आप इसको बार बार घुमाएंगे ना, तो अंतिम में फिर घूम के एक स्थिति ऐसी आएगी कि सप्तम भाव फिर आ जाएगा। अगर घुमाते रहिए 40-50 विवाह तक, तो ये फिर आ जाएगा एक बार कहीं ना कहीं। तो अष्टम घुमाते हुए चलेंगे, ये एक विषय हो गया। और एक चीज और था, एक भावत भावम पे बोलेंगे, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। इधर मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को रेगुलर क्लास दे करके अब क्लास को एक किनारे पहुंचाना है। कुंडली विश्लेषण के लिए तैयार कर देना है आप लोगों को। कुंडली विश्लेषण में कर दूंगा, फिर उसके बाद आप लोग स्वयं विश्लेषण करेंगे और भेजेंगे रिजल्ट निकाल करके। भावत भावम क्या है इसे समझना है। जो भावत भावम के बारे में बोलना चाहते हैं वो लोग हाथ उठाएं थोड़ा। Only those people can raise hand who want to speak about Bhavat Bhamam. गौरव जी will speak. जी गुरुदेव। सर, भावत भाव में हम देखते हैं जिस भाव की हम व्याख्या करने जा रहे हैं उस भाव से सेम सीक्वेंस पे जो भाव आएगा उसको, जैसे अगर मेरे को अपना किसी कोई जातक आता है मेरे पास, वो पूछता है मेरा प्रोफेशन कैसा चलेगा, तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा उसका प्रोफेशन किस भाव से देखना है। तो मैंने आइडेंटिफाई 10th हाउस, फिर 10th हाउस से मैं 10th हाउस देखूंगा भावत भावम के अनुसार, दसम से दसम, तो वो सप्तम हाउस आएगा, 7th हाउस, तो इसको भावत भावम कहेंगे। और अगर दोनों हाउस अच्छे होंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ उसको एक अच्छा प्रोफेशन वो करेगा और अच्छे कर्म में जाएगा। जैसे आपके 10th हाउस में सूर्य है और फिर अगर वहां से 10 से 10 देखें 7th हाउस में तो मंगल है, दोनों अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हैं, तो प्रोफेशन में आप अच्छा करेंगे। और सूर्य भी उच्च का दिग्बली होके। तो ये सब बेसिकली भाव बताऊं, जिस भाव से देख रहे हैं उस भाव से उसी भाव को। जैसे 2nd हाउस, अगर दूसरे भाव धन की बात करनी है तो 2nd से 2nd, तो 3rd हाउस को देखेंगे, दूसरे से दूसरा कितना अच्छा भावत धन संग्रह। भावम यही है कि जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस वह लग्न से जो भी भाव है, जिस भाव का विचार है उतने ही भाव हमें आगे जाना है। तृतीय का विचार कर रहे हैं तो तृतीय भाव से तृतीय, चतुर्थ भाव कर रहे हैं तो चतुर्थ से चतुर्थ। अभी मैं इस पे और लंबा आप लोगों को व्याख्यान दूंगा, अब इसी पे ले लेते हैं। अभी फिलहाल यही खुला हुआ है सामने, क्योंकि दूसरे में मेहनत लगेगा बनाने में। ये देखिए लगन कुंडली इधर है, ये लग्न कुंडली है। भावत भावम जैसे दसम भाव का ही विचार कर लेते हैं, ये हमारा 10वां घर हुआ। दसम भाव का विचार करते समय, भावत भावम लगाते समय जो दसम भाव है फिर उससे दसम भाव यानी सप्तम भाव पर भी जाना है। सबकी कुंडली में यही सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। दसम भाव का भावत भावम सप्तम है,
चतुर्थ भाव का भी भावत भावम कौन होगा? सप्तम ही होगा, चौथे से चौथा। ये चौथा भाव है लग्न कुंडली से, तो चौथे भाव से 4 भाव आगे जाइए। नवम भाव का भावत भावम देखना है, तो ये नवम भाव है, 9 भाव आगे जाइए फिर इससे। ये है क्या चीज? ये भावत भावम बताता क्या है? देखिए, हमारा दसम भाव मजबूत है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, दसम भाव मजबूत है। किसी भी दसम भाव से हम कैरियर का विचार करते हैं। सिर्फ मैं कैरियर के बारे में बोलूंगा, ऐसे सभी भावों पे आप खुद अप्लाई करना सीख जाएंगे। दसम भाव से कैरियर का विचार होता है, और दसम भाव बता रहा है कि व्यक्ति का कैरियर काफी अच्छा है। बहुत से लोग जीवन में आप देखेंगे बहुत साधारण स्तर पे रहे हैं, मेहनत किए, जीवन में अपॉर्चुनिटी आई, बहुत आगे बढ़ गए, मतलब ग्रोथ किए। अब यहाँ पे 2 स्थितियां आएंगी जब लोग ग्रोथ करते हैं। कुछ लोग ग्रोथ करते हैं और उस ग्रोथ को मेंटेन रखते हैं, और फिर कुछ लोगों के साथ क्या होता है, ग्रोथ पे गए लेकिन फिर उनका पतन भी हो गया। मिलते हैं ऐसे लोग ना, इसी अपने समाज में ही बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। ऊंचाई पर गए, कुछ लोग ऊंचाई पर गए और ऊंचाई मेंटेन रख ले गए। वहीं कुछ लोग एक बार तो ऊंचाई पर गए लेकिन उनकी ऊंचाई मेंटेन नहीं रह पाई, फिर फ्लॉप हो गए, नीचे आ गए। जो सुख समृद्धि थी वह छिन गई और फिर से नॉर्मल स्थिति में आ गए। इन केसों में भावत भावम हमारी मदद करता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास घर और गाड़ी हो गया, श्रीकांत जी बढ़िया घर बनवा लिए, गाड़ी ले लिए। अब अगर चतुर्थ भाव में ये चीजें हैं तो आपको मिल गई। अब अगर चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव जो भावत भावम है वह मजबूत अगर होगा, तो आप यह याद रखिएगा, जीवन जो आपको एक बार दे देगा उसे छीनेगा नहीं। या अगर किसी कारण से कभी कमी होगी और भावत भावम वाला भाव मजबूत है, तो आप उसे फिर से रीगेन करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति शिखर पर गया, वह हमेशा अपना शिखर मेंटेन रख रहा है, ग्रोथ मेंटेन है, ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन हुई, व्यक्ति ऊंचाई पर गया और फिर डाउन हो गया। जैसे अभी देखिए, अडानी जी विश्व के दूसरे नंबर के अमीर हुए थे, फिर डाउन होकर के आ गए थे 8वें 10वें पर, फिर दूसरे पर पहुंच गए। उस समय हम कुछ शेयर वेयर खरीद लिए होते जब डाउन हुआ था, तो फिर दूसरे पर आ गए, तो 2-4 लाख कमाई भी हो गई होती। मतलब शेयर में पैसा लगाते नहीं है, लगाए थे एक बार, सोचे भी जब इससे फुर्सत ही नहीं मिलता है, लगाए थे 1-1.5 लाख रुपए, गंवा के फिर बंद कर दिए। अब आगे देखिए, व्यक्ति ऊंचाई पर गया, ऊंचाई मेंटेन रहा, ऊंचाई पर गया, नीचे आ गया। अब क्या नीचे आने के बाद व्यक्ति फिर से ऊंचाई पर जा सकता है कि नहीं? फिर से वो अपनी ग्रोथ फिर से पालेगा कि नहीं? यह कौन सा भाव बताएगा? भावत भावम बताएगा। दसम भाव से दसम भाव देखेंगे। दूसरी चीज, सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है दसम से दसम देखना, जो दसम भाव का स्वामी होगा उससे भी दसम देखेंगे। गौरव जी नई बात नोट करिए, भावत भावम में जब पूर्ण कंक्लूजन लगाइए, मान लीजिए कोई आपके पास आया, बहुत अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, बंद हो गया, क्या वह उसे रीगेन कर पाएगा कि नहीं? तो भावत भावम भी लगाइए, और भावेश जहां बैठा हो उससे भी दसम भाव गिन लीजिए। यहाँ पे दसम भाव का स्वामी कौन है? मंगल है, सप्तम में बैठा है, मंगल से भी दसम भाव गिन लीजिए। अगर ये भावत भावम अच्छा आ रहा है, तो आप किसी व्यक्ति को यह बोलेंगे कि आप फिर से रिकवर करेंगे। भावत भावम गड़बड़ होने पर व्यक्ति फिर से रीगेन नहीं कर पाता है।